हेलो गाइस, नमस्कार। चलिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बैंक से संबंधित जानकारियाँ, नॉलेज। डेट कितनी है आज? 1/11/2020। बैंक बैंक क्या है? चलिए किसी से पूछते हैं बैंक क्या है, तो वो यही देगा जवाब कि बैंक एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर लोग अपने रुपए जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर रुपए निकालते भी हैं और लोन भी देते हैं। तो आज मैं आपको बैंक की जो सुटेबल डेफिनेशन है आपको बताऊंगा। चलिए, बैंक सबसे पहला पॉइंट क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मतलब कहने का मतलब है कि आर्थिक संस्था है। सेकंड पॉइंट क्या है? जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, लोगों का डिपॉजिट होता है वो करता है एक्सेप्ट, और एंड विड्रॉल मतलब रुपए निकालना। आप बैंक गए होंगे तो एक रेड कलर की स्लिप मिली होगी, मतलब पन्ना मिला होगा, उससे आप रुपए निकालते हैं। एक उससे लंबी स्लिप मिलती है वाइट कलर की, उससे आप रुपए जमा करते हैं। तो डिपॉजिट का स्लिप कैसी होती है बता दें आपको। ये इतनी लंबी स्लिप होती है, ये इतनी लंबी होती है स्लिप। इस स्लिप के दो पार्ट होते हैं। ठीक है सर। यहाँ पर होता है डेट, ब्रांच नेम और अकाउंट नंबर, अपना नाम, कितने रुपए जमा करना है वो यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर आप शब्दों में भी लिख सकते हैं, मतलब लिखना पड़ता है, और अंकों में भी लिखना पड़ता है। और इस तरफ आएंगे, इस तरफ यहाँ पर डेट लिखनी होती है, यहाँ पर ब्रांच नेम, आपका नाम, मोबाइल नंबर और कितने रुपए जमा करने हैं वो यहाँ लिखने होते हैं, मतलब शब्दों में लिखने होते हैं। यहाँ पर जैसे कि 2200 रुपये जमा करने हैं तो 2200 मात्र। और इसके बाद यहाँ पर एक ऐसा कॉलम होगा, यहाँ पर जैसे कि आपको 2000 रुपये जमा करनी हो, ठीक है, और आपके पास 100 रुपये 100 गड्ढे की या 20 नोट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा होगा 100 रुपये कितने नोट हैं तो 20। तो इसमें गुणा कर देते हैं, 100 इंटू 100 × 20 बराबर 2000। यहाँ आते हैं तो यहाँ का कुल कितना जमा करना है 2000, और जो जमा करता है वो अपने साइन करता है यहाँ पर, ठीक है। और जब वो काउंटर पर कैश से काउंटर पर जाता है डिपॉजिट के, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर स्लिप ले लेता है और रुपए ले लेते हैं, और वो यहाँ पर मोहर लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे, और डेट लिख देते हैं। और ये स्लिप यहाँ पर फाड़ के या काट के आपको ये वाली स्लिप आपको दे देते हैं प्रूफ के साथ कि आपने रुपए जमा किए हैं। मतलब कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में कि आपके पास आपके अकाउंट में रुपए डिपॉजिट नहीं हुए और आपके हाथ से रुपए भी जमा हो गए बैंक में, लेकिन आपके अकाउंट रुपए पहुंच नहीं पाए, तो ये स्लिप ले जाकर बैंक में अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कि साहब ऐसा हम उस दिन आए थे, तारीख भी है और मोहर भी लगी हुई है, लेकिन मेरे रुपए उस बैंक में आए नहीं हैं। तो ये इसका प्रूफ होता है इस तरह का ये। चलिए अब आते हैं विड्रॉल। विड्रॉल स्लिप तो अधिकांश लोग जानते हैं, बच्चा भी जानता है। इसका स्लिप छोटा होता है, इतना इससे छोटा होता है। यहाँ पर डेट लिखी होती है, यहाँ पर ब्रांच, यहाँ पर कितने रुपए निकालने हैं, जैसे कि 2000 ये ले लेते हैं, 2000 रुपये और मात्र। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर क्या इस सिग्नेचर अगर नहीं कर पाते हैं तो आपका अंगूठा भी चिपका सकता है, और इसके पीछे भी अंगूठा लगा सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी यहाँ लिख सकते हैं, और आप काउंटर पर जाएंगे वहाँ पर रुपये निकालेंगे, मतलब वो रुपये दे देगा, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी थी जो आपके लिए बता देता हूँ। अब देखते हैं इसके आगे बैंक की परिभाषा पढ़ रहे थे, तो बैंक की क्या परिभाषा होगी। तो मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट होंगे, एक होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सेकंड होगा एसेट जो कि एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट और विड्रॉल। अब थर्ड पॉइंट होगा इसका लोन। अब लोन क्या है? लोन एक ब्याज है, मतलब हम
जैसे कि एजुकेशन पे लोन लेते हैं, माना एजुकेशन लोन लेते हैं तो बैंक जाते हैं तो वो ऐसे, जैसे हम ऐसे ही लोन नहीं दे देगा बैंक, आपको उसके एवज में सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने 5 लाख का लोन लिया है एजुकेशन पर, तो आपको इसके इसके मतलब इसके 5 लाख से अधिक की सिक्योरिटी बैंक में जमा करनी पड़ेगी। अब आप कुछ भी जमा कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना हाउस गिरवी रख सकते हैं या ज्वेलरी गिरवी रख सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि 5 लाख से अधिक की संपत्ति आपको जमा करनी पड़ेगी, तभी आपका लोन एक्सेप्ट होगा, वरना एक्सेप्ट ही नहीं होगा। क्योंकि उसका भी एक रिस्क है ना कि पता नहीं वो भाग जाए कहीं, कस्टमर वो लोन ही ना रिफंड करे। ठीक है, चलिए अब आता है 4th पॉइंट होता है RBI एक्ट। RBI एक्ट 1934, इसके तहत जो बैंक इस्टेब्लिश होती है उसका इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, यानी मैंडेटरी होता है, अनिवार्य होता है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं 4th पॉइंट, ये 4th पॉइंट ही इस बैंक की डेफिनेशन के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अब आपसे कोई पूछे कि बैंक क्या है, तो क्या कहेंगे? बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और विड्रॉल, इसी के साथ साथ लोन भी देता है प्रोवाइड, और उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो RBI एक्ट 1934 के तहत रजिस्ट्रेशन होता है, वो बैंक कहलाती है। और भी इसके साथ और भी एक्ट हैं, बताते हैं। एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके तहत क्या होता है आपका, ये बैंकिंग रेगुलेशन, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दो शब्द किसकी ओर कर रहे हैं इशारा। रेगुलेट करना मतलब कोई एक तो आदमी होगा जो रेगुलेट करेगा। तो आप समझ रहे हैं, RBI हर बैंकों का बैंक है, और ये RBI बैंक अपने से नीचे वाली बैंकों का रेगुलेट करती है कि किस दर पर किसको रेट देना चाहिए, कितना माल आया, कितना माल गया, ये सभी देख रेख RBI करती है इस एक्ट के तहत। और इस एक्ट के तहत ही इसमें एक बैंकिंग परिभाषा भी इसमें मौजूद रहती है, बैंकिंग डेफिनेशन। अगर आप बैंकिंग की डेफिनेशन खोजेंगे तो इसी एक्ट में आपको मिलेगी बैंकिंग। तभी मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि बैंकिंग की परिभाषा क्या है। देखिए, बैंकिंग और बैंक, लोग ये समझते हैं कि बैंकिंग और बैंक आपस में, ये दोनों, ये बैंक, ये सब और ये सब दोनों आपस में डिफरेंस नहीं है, मतलब सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डिफरेंस है। बैंक क्या, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब बैंक एक संस्था है। बैंक में जो भी एक्टिविटी हो रही, जो भी लेन देन हो रहा है, वो बैंकिंग के अंतर्गत आएगा। मतलब बैंकिंग क्या है, बैंकिंग एक एक्टिविटी है, जो कार्य हो रहा है वो एक एक्टिविटी के अंतर्गत हो रहा है, तो वो बैंकिंग में आएगा। और बैंक क्या, बैंक एक संस्था, बैंक एक संस्था है, इन संस्था के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं वो बैंकिंग होगा। अब बैंकिंग की बैंक से संबंध भी ले सकते हैं और किसी अदर से भी ले सकते हैं। जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं तो वो भी एक बैंकिंग हो गया। अगर बाइक खड़ी है तो बैंकिंग नहीं होगा। कार चल रहा है, एक्टिविटी हो रही है, कंटिन्यू टेंस है, मतलब एक्टिविटी हो रही है, तो वो बैंकिंग में आएगा। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। एक और एक्ट है नेगोशिएबल एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखते होंगे कि संडे के दिन बैंक बंद रहता है, और महीने के दूसरा शनिवार और फोर्थ शनिवार के दिन भी हाफ डे रहता है या बंद रहता है बैंक। और कोई फेस्टिवल आ गया जैसे कि दिवाली, होली, रक्षाबंधन वगैरह वगैरह, इस दिन को बैंक बंद रहेगी। तो ये बैंक बंद रहेगी किस एक्ट में है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये कहता है कि बैंक की हॉलीडे
किस दिन को रहेगी। बस आपको ये दर्शाता है ये एक्ट कि बैंक किस दिन काम नहीं करेगी, बैंक उस दिन बंद रहेगी, तो मतलब हॉलीडे रहेगा, हॉलीडे। चलिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं सॉरी, अब ये सोचिए जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले भी क्या जो इस समय जो बैंकें बटी हुई हैं, प्राइवेट और सरकारी बैंक, क्या उस समय भी ऐसी ही बैंक बटी हुई थी? क्या सरकारी पब्लिक बैंक प्राइवेट में बटी हुई थी या कोऑपरेटिव बैंक में बटी हुई थी? इन सब का अभी करेंगे जिक्र। चलिए, आज़ादी से पहले अपने इंडियन लोग थे और उस समय विदेशी भी लोग थे, जिसे हम फ्रेंची भी कहते हैं। तो बस ऐसे ही बटी हुई थी दो व्यवस्था। एक थी स्वदेशी बैंक, स्वदेशी बैंक, और सेकंड था फिरंगी बैंक। फिरंगी मतलब ऐसे लोग जो भारतीय लोग नहीं थे, बाहर से लोग आकर और इंडिया में बस गए, वो होता फिरंगी। इन्होंने अपनी अपने बैंक की स्थापना कर ली। ये इस्टेब्लिश हुई थी, इस्टेब्लिश बाय इंडियन, मतलब ये जो स्वदेशी बैंक है ये इंडियन के द्वारा स्थापना हुई थी। सेकंड पॉइंट, और ये लोग लोन किनको देते थे? ये लोन एक्सपोर्टर लोगों को देते थे, और एक्सपोर्टर लोग यूएसए में अपना यूएसए की मार्केट में रुपए लगा देते। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा एस्टेब्लिश बाय फॉरेनर, मतलब ये बैंक फिरंगी बैंक फॉरेनर के द्वारा एस्टेब्लिश हुई थी, मतलब स्थापना हुई थी। और ये लोग लोन एक्सपोर्टर को देते थे, और एक्सपोर्टर मतलब ऐसे लोग जो इंडिया का माल दूसरे देशों में भेजना, वो होता है एक्सपोर्टर। और ये लोग अपना जो रुपए लगाते थे यूएसए की शेयर बाजार में लगा देते माल, मतलब रुपए। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, आज़ादी से पहले बैंक स्वदेशी बैंक फिरंगी बैंक में डिवाइड हुई थी। स्वदेशी बैंक क्या है? इस्टेब्लिश बाय इंडियन, मतलब इंडियन के द्वारा स्वदेशी बैंक इस्टेब्लिश हुई थी, मतलब स्थापना हुई थी। इसके बाद ये लोग लोन एक्सपोर्टर को देते थे, और जो एक्सपोर्टर यूएसए में मार्केट में अपना रुपए लगाते थे। लेकिन ये लोग लोन एक्सपोर्ट को देके यूएसए में शेयर बाजार में लगा देते थे। लेकिन गौर करने वाली बात है, इसमें ज़्यादा रिस्क है, इसमें रिस्क अधिक है, क्योंकि मार्केट में अगर एक बार मंदी आ गई तो उसे उभारने में बहुत समय लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन इतना रिस्क नहीं रहता है। इसमें हमेशा मतलब प्रॉफिट ही रहता है, तो इसमें रुपए डूबने की कगार में नहीं रहता ये, लेकिन ये रुपए डूब सकता है। ठीक है, चलिए, अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल, 10 साल हो गए, ये व्यवस्था चलती रही। लेकिन एक कमीशन आई जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन 1926 में। उन्होंने ये सजेशन दिया कि जो ये स्वदेशी बैंक फिरंगी बैंक जो ये व्यवस्था चल रही है, ये आपके लिए लाभदायक नहीं होगी, आप ये देश का कोई भला नहीं कर सकती है, क्योंकि एक ही देश में दो लोग बने होंगे, मतलब प्रधान, एक ये है एक ये है। अब एक ही देश में एक ही बैंक होना चाहिए, और वही बैंक अन्य बैंकों को रेगुलेट करे। अब यहाँ के देख रहे हैं, एक ये भी बैंक रेगुलेट कर रही है, ये भी बैंक कर रही है रेगुलेट, एक ही देश में। तो कौन सी कमी आई थी? वो आई थी हिल्टन एंड कमीशन। इन्होंने क्या दिया सजेशन? इन्होंने ये दिया सजेशन कि जो व्यवस्था चल रही है ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। इन फ्यूचर मतलब फ्यूचर में ये आपका रुपये डूबेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। क्या अब
सरकार ने इसका सुना, इसका निकाल दिया। चलो ये तो चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे यहाँ क्या होता है। लेकिन इनकी बात बिल्कुल सत्य निकली। 1929 और 30 में एक बहुत बड़ा यूएसए डिप्रेशन आ गया, मतलब बहुत बड़ी मंदी आ गई यूएसए में, जिसके कारण इनका रुपए बुरी तरह डूब गया। अब रुपए डूब गया तो अब ये लोग गरीब हो गए, सारे रुपए डूब गया, रुपए आया नहीं। हम किसी को लोन देते हैं तो यही उम्मीद रखते हैं कि वो ब्याज सहित हमको रुपए लौटा दें, लेकिन जब हमें रुपए हम दे रहे हैं तो रुपए वापस से नहीं आ रहा है, तो हम तो मेरे पास ऑलरेडी रुपए कम हो गए, तो इससे हमारा जो आर्थिक स्थिति का लेवल है वो डाउन होता चला जाता है। इसलिए ऐसे इसमें इसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसका शेयर मार्केट ऊपर था तो ऊपर इसका स्तर ही रहा, इसका स्थिर रहा, इसका कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ। इसका क्यों नुकसान हुआ? ये फैंगी थे, ये दूसरे देश से अपने देश में आए, और अगर इनको नुकसान होता भी है तो ये अपने देश से चले जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अपने देश में ही बैंक खोले हैं, अपने देश में रह रहे हैं, तो इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इनका पैसा डूब गया। तब सरकार को होश आया कि हाँ, हिल्टन कमीशन ने सही कहा था, उनकी बात पहले ही मान लेते तो हमारा पैसा डूबता नहीं। चलिए, अब हिल्टन कमीशन ने कहा था कि एक बैंक होनी चाहिए आपके देश में जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होनी चाहिए, उसी के तहत इशू करेंसी होनी चाहिए और बैंक रेगुलेट भी काम वही करें। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके दो कार्य होने चाहिए। एक था बैंक रेगुलेट करना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आरबीआई के अधीन जितने भी बैंकें आती हैं उन सब बैंकों का रेगुलेट यही करें। और सेकंड काम क्या है? इशू करेंसी। मतलब फंक्शन तो बहुत हैं, जो मेन फंक्शन है उस समय के इस समय के जो हिल्टन ने कमीशन दिए थे वो आपको बता रहे हैं। तो करेंसी, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। आपको ये पता लग गया है कि आजादी से पहले बैंक की क्या स्थिति थी, किस कैटेगरी में बटे हुए थे बैंक। तो स्वदेशी बैंक और इंडियन बैंक में बटे हुए थे। स्वदेशी बैंक क्या है? जो इस्टेब्लिश हुई थी इंडियन के द्वारा। और फ्रेंडली बैंक क्या है? जो फ्रेंडली बैंक होती जो बाहर के लोगों के द्वारा इंडिया में बैंक स्थापना हुई थी। चलिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि एक हिल्टन कमीशन आई 1926 में। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि जो ये व्यवस्था चल रही है वो आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, भविष्य में आपका रुपये डूब सकता है। तो उनकी बात बिल्कुल सही निकली। 1929-30 में यूएसए में बहुत बड़ा डिप्रेशन आया, जिसके कारण स्वदेशी बैंक का रुपया जो लोन वाला रुपया था वो रुपया डूब गया। इसके कारण स्वदेशी बैंक की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, बहुत ही लो हो गई। चलिए अब आते हैं आरबीआई पे। आरबीआई इसके बाद सरकार ने आरबीआई एक्ट बनाया। आरबीआई एक्ट 1934, इसके जस्ट एक साल बाद स्थापना हुई 1935 में। 1935 में स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर था इसका शुरुआती में कोलकाता। लेकिन 1937 में इसका ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर टू बम्बई। तो अगर आपसे अभी पूछें कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो क्या है? बम्बई में है, बम्बई में, ठीक है। अब हो गया आरबीआई। अब इसके फंक्शन क्या क्या हैं देखते हैं। फंक्शन ये क्या क्या करता है? तो पहला फंक्शन इसका क्या होगा? सेंट्रल बैंक।
सेंट्रल बैंक मतलब होता है केंद्रीय बैंक, मतलब ऐसा बैंक जो सेंटर में काम करे। जैसे कि ये बैंक है RBI, और एक ये बैंक, 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 मतलब ये बैंक इन सभी को अपना निर्देश दे कि ऐसे काम करो, इतने रेट पे इतने दर से लोन दो, कितना कितना माल आया, कितना माल गया, यही बैंक देखता है। ठीक है, ये होता है सेंट्रल बैंक, मतलब ये केंद्र में होकर काम करता है ये बैंक। सेकंड फंक्शन है बैंकर्स बैंक, मतलब बैंकों का बैंक। अब बैंकों का बैंक तो आप समझ रहे हो, मतलब बैंकों का बैंक। इंडिया में बहुत सारी बैंकें होंगी, ये बैंक, ये बैंक, ये बैंक, इन सभी को रेगुलेट कौन करता है? RBI। इसलिए बैंकों का बैंक, इन सभी बैंकों का बैंक है ये, मतलब ये प्रधान है, यही इनको देखेगा कि अगर इनको कोई हानि होती है, लाभ होता है, यही देखता है कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, कितना माल गया, कितना माल आया, यही देखता है। अब इसका थर्ड फंक्शन क्या है? थर्ड फंक्शन इसका है बैंक ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का भी बैंक है ये। अब जैसे गवर्नमेंट में कभी कभी रुपए की जरूरत पड़ती है तो वो एक एक्ट बनाया गया था, सेक्शन होगा 21, इसी के तहत 21 के तहत ही गवर्नमेंट RBI के पास जाकर जितनी भी रुपए की जरूरत पड़ेगी वो रुपए ले सकता है। तो आपको बता दें कि उर्जित आर पटेल जो इस समय के शक्तिकांत दास हैं जो गवर्नर, उससे पहले की उर्जित आर पटेल, उन्होंने अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया था इस्तीफा? इसका एक रीजन था, सरकार ने RBI से एक सेक्शन 21 के तहत मतलब रुपए लिए थे, रेट, तो वो रेट उन्होंने पूरे रुपए रिफंड नहीं किए थे RBI को। तो इसी के एवज पे नाराज होकर उर्जित आर पटेल ने इस्तीफा दे दिया था RBI से। अब समझे? चलिए, आपने क्या पढ़ा इसमें? RBI की स्थापना हुई थी। RBI का पहले एक्ट बना 1934, उसके बाद एक साल बाद RBI की स्थापना हुई थी 1935, और जब उसकी स्थापना हुई थी तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में, लेकिन 1937 में ट्रांसफर हो गया था कहाँ पर? बम्बई में। तो प्रेजेंट टाइम हेडक्वार्टर बम्बई में है RBI का। इसकी फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है सेंट्रल बैंक, सेकंड बैंकर्स बैंक, थर्ड बैंक ऑफ गवर्नमेंट। अब फोर्थ देखने फंक्शन क्या है? इसका फोर्थ फंक्शन है इशू करेंसी। इशू करेंसी मतलब कितना इशू करेंसी करना है, तो करेंसी मतलब मुद्रा, कितनी मुद्रा इशू कराना है। इशू भी मतलब लोगों को कितना रुपए देना है, जितने भी हमारे अंडर बैंक काम कर रही हैं हर बैंकों को कितना कितना करेंसी प्रोवाइड कराना है। तो फोर्थ फंक्शन होगा इसका इशू करेंसी। इशू करेंसी मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जो RBI है तो इन बैंकों को कितना कितना करेंसी इशू करना है। ये बैंक है, 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 कोई बैंक लग सकते हैं। मान लो ये बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये यूको बैंक है, ये मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये मान लो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये मान लो कौन सी पंजाब नेशनल बैंक है, कुछ बैंक मान लीजिए। तो इन पांचों 6 बैंकों को कितनी करेंसी इशू करनी है, इन सभी का लेखा जोखा RBI करती है। समझे आप? चलिए, इशू करेंसी, इसका आता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो इसका क्या मतलब है?
अब देखिए मिनिमम न्यूनतम, रिजर्व पहले से रखा हुआ, सिस्टम सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है। तो मेरे इसका मतलब ये होता है कि आरबीआई होती है वो इश्यू करेंसी कब करेगी, इसका एक लिमिट होता है। इश्यू करेंसी वो तभी करेगी जब उसके पास 200 करोड़ का रिजर्व होगा। अब 200 करोड़ दो पार्ट में पड़ गए, 115 करोड़ उसका गोल्ड के फॉर्म होगा और 85 करोड़ फॉरेन करेंसी के तौर पर होगा। मतलब इतना रुपए उसके पास पहले से होना चाहिए, तभी वो इशू करेंसी कर सकता है, समझ रहे हैं। इशू करेंसी कर सकता है और रुपए भी छाप सकता है। अब इसके पास माना कि 199 करोड़ रुपए हो गए, तो ये ना तो इशू करेंसी कर सकता है, ना तो नोट छाप सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आरबीआई के पास 200 करोड़ तो होना ही चाहिए उसके पास, तभी वो इशू करेंसी कर सकता है। एक वो लिमिट होती है। अब आगे समझ लीजिए, अब आपके घर अगर आपके पास सफिशिएंट रुपए होंगे तभी तो आप किसी को रुपए देने के लायक होंगे। अब कोई आपके पास रुपए ही नहीं होंगे और आपके पास एक आदमी 500 रुपए लेने आया है उधार पर, तो जब आपके पास रुपए भी नहीं है, 500 से जब 500 रुपए हैं या 500 से कम मान लो, तो वो आप रुपए उनको कैसे दे सकते हैं जब आपके पास सफिशिएंट रुपए होगा। रेयर में माना कि आपके पास 10,000 रुपए आएंगे रखे हुए हैं घर पे और कोई आपसे 500 रुपए लेने आया, तो उसे आप खुशी खुशी रुपए दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आपके पास रुपए रखे हुए आएंगे, समझे। ऐसे ही इसमें सिस्टम होता है। आरबीआई अपने पास 200 करोड़ रिजर्व मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत रखना पड़ता है, जो कि 115 गोल्ड के फॉर्म में और 85 फॉरेन करेंसी के तौर पर रखना पड़ता है, तभी वो इशू करेंसी या नोट प्रिंटिंग कर सकते हैं। चलिए इसके बाद होता है मॉनेटरी पॉलिसी। ये सबसे महत्वपूर्ण है फंक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका। इसी के तहत डिफ्लेशन इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। चलो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। इसका होता है मुद्रास्फीति और इसका होता है अपस्फीति। जिसकी इस टाइम मुद्रास्फीति चल रही है 10.48% करंटली 2020 अक्टूबर। चलिए इसके बारे में मोटा मोटा आपको बता रहे हैं, इसके बाद वीडियो करते हैं एंड। चलिए मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेंबर होते हैं वो 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। 3 होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। इसके साथ साथ ये 2-2 महीने में अपनी जो क्या कहते हैं पॉलिसी बैठती है, कमीशन बैठती है। माना कि आप एक अप्रैल में आई, इसके बाद अप्रैल मई जून में आई, ठीक है। इसके बाद जुलाई अगस्त में आई, अगस्त सितंबर अक्टूबर में आई, और जो अभी आई थी 2020 में अक्टूबर में अभी आई थी। अब देखना अभी शायद अभी एक हफ्ते पहले अभी आई थी, वो क्या कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का जो क्या कहते हैं कमेटी बनाई, उसमें क्या निर्णय लिए गए हैं, कितना को क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो सभी अभी हाल ही में भी एक रिपोर्ट आई है अक्टूबर की 2020 में, अखबार में आई थी, देखना अभी। चलिए आज की वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।